हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस में अपना सिलेबस कंप्लीट करते आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाके उन वीडियोस को देखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, अब हम इस वीडियो में थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद आवर कोट। आज का कोट क्या है? ओनली सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु विल लिफ्ट यू हायर। क्या है इस कोट का मतलब? कि हमें उन्हीं लोगों से अपने आप को सराउंड करना चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं टू लिफ्ट अप। इसका क्या मतलब है? कि हमें अपनी कंपनी बहुत वाइजली चूज करनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अगर आप अपनी कंपनी अच्छी चूज करते हैं, यानी कि अगर आपके आसपास का सर्कल अच्छा है, तो उससे आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को इस तरीके से चूज करिए कि वो आपको लिफ्ट अप करने में हेल्प करे, ना कि आपको डिग्रेड करने में। ठीक है, तो इसी कोड के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट का मीनिंग तो हम सभी को पता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली खर्चा, है ना? कि जब आप किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं, तो उस पर जो भी खर्चा आपका आता है, जो कॉस्ट लगती है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब कॉस्ट फंक्शन क्या है? सो कॉस्ट फंक्शन है आपका रिलेशनशिप। किस चीज के बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो इस आउटपुट को बनाने के लिए मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी होगी, ताकि मैं इसमें कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके एक फाइनल वैल्यू डिसाइड कर सकूं कि मुझे किस वैल्यू पे अपनी कार को सेल करना है। बट इस कॉस्ट को आप कैसे डिसाइड करते हैं? कॉस्ट को आप डिसाइड करते हैं उन फैक्टर से जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कार को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना? आपको सीट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको टायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजों की जब आपको जरूरत पड़ेगी, तो इन पे जो भी आपका खर्चा लगा है, उन्हीं सबको आप ऐड करेंगे, जो कि आपकी कॉस्ट होगी। तो इसी कॉस्ट को और जो फैक्टर्स इस कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसके रिलेशनशिप को हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। The factors that determine the total cost of production of a firm are output, level of technology, prices of factors, fixed factors, और इसे सिंबॉलिक तरीके से आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब जो हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दो तरीके की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, ये वो कॉस्ट होती है जो बिल्कुल फिक्स्ड है, यानी कि जो आपके आउटपुट के चेंज होने पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। इसका मतलब चाहे आप एक कार मैन्युफैक्चर करें, या फिर आप 5 कार मैन्युफैक्चर करें, या फिर आप 100 कार्स मैन्युफैक्चर करें, आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी। अब ये कौन कौन सी कॉस्ट होती है? ये होती है जैसे कि आपका रेंट, आपकी इंश्योरेंस फीस, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी की सारी आपकी कैसी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है, जिन्हें आप चेंज नहीं करते, जो चेंज नहीं होती, चाहे आपका आउटपुट चेंज हो या ना हो। और इनका दूसरा नाम होता है ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज। सो ऐसी कॉस्ट जो चेंज हो जाती है जैसे ही आप अपने आउटपुट में चेंज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका रॉ मटेरियल, आपका फ्यूल, आपकी पावर, जैसे ही आप अपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, वैसे ही आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इसी कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। ये देखिए, ये ग्राफ है, तो इसमें देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या? हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, इसलिए ये इस तरीके से इसका इन्वर्टेड एस शेप का ग्राफ बनेगा। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट निकल के आती है, उसे हम कहते हैं हमारी टोटल कॉस्ट, जो कि स्टार्ट होती है हमारे पॉइंट 0 से अबव अबव वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
अब जिस तरीके से हमने टोटल कॉस्ट की बात करी, उसी तरीके से हमारे पास एक मार्जिनल कॉस्ट होती है जो हमें बताती है कि एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से हमारी कॉस्ट पे क्या असर पड़ा। अगर मैं पहले 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी तो मेरी कॉस्ट लगती थी ₹500, बट अगर मैंने यूनिट्स को चेंज करके 4000 कर दिया तो अब मेरा जो प्रोडक्शन है वो कितना, मतलब जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी हो गई 550। सो 1000 यूनिट्स के चेंज होने की वजह से कितने का चेंज आ गया, आपके 50 रुपीज का चेंज आ गया। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, जैसे आपकी नोटबुक्स चेक होती है ना, इस तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, तो ये आपका बनता है मार्जिनल कॉस्ट। अब बात आती है एवरेज कॉस्ट की। सो एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पर यूनिट की कॉस्ट आपको बताती है, दैट इज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरीके से होती है, लाइक अ स्विंग। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, ये ग्राफ है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका बनेगा एमसी कर्व और ये आपका बनेगा एसी कर्व, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी यहाँ पे दे रखा है, इस तरीके से बनेगा आपका। ये आपने बनाना है एमसी जो कि इस तरीके से जाएगा और एसी इस तरीके से। ठीक है, ये आपका बनेगा पॉइंट इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका एसी है बराबर एमसी के। रिलेशनशिप में क्या बोला है, वेर एसी इज फॉलिंग MC इज लेस देन 0, क्योंकि AC फॉल हो रहा है तो MC इज लेस देन AC। वेर AC इज राइजिंग सो MC इज ग्रेटर देन AC। AC इज कांस्टेंट एट द पॉइंट E पॉइंट पे, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। और MC विल ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ AC एंड कट AC फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट पॉइंट एंड फ्रॉम बिलो ये कट करता है लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका रिलेशनशिप है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम होने लगती है जैसे जैसे आपकी जो आउटपुट है, यानी कि जो आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। देखिए, अगर हम कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अब जब हम अपना स्केल इंक्रीज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी एवरेज कॉस्ट कम आती है, क्योंकि अब एक मशीनरी बहुत ज़्यादा यूनिट्स क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका कॉस्ट का रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो सिंपली आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है जब आपका आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उससे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल दो तरीके की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सिंपल सी बात है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होगी जब आप सिर्फ एक फर्म की बात करेंगे। ठीक है, जब आप एक सिर्फ फर्म की बात करेंगे। और एक्सटर्नल कब होगी, जब आप बड़े लेवल पे बात करेंगे, कि जब आप इंडस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है जब फर्म का एक्सपेंशन होता है, और एक्सटर्नल होती है जब इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये रहे उसके बाकी के पॉइंट्स। अब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है कि जब आपने अपने आउटपुट को इंक्रीज तो कर दिया लेकिन फिर भी आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज नहीं हो रही, ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हेन एन एडिशनल प्रोडक्शन यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज मार्जिनल कॉस्ट which result in reduced profitability instead of production cost decline होने की वजह, as more units are produced, the opposite happens and the cost increase with the production of each additional units के increase करने की वजह से जब आपकी cost increase हो जाती है instead of decreasing, ऐसी situation को हम कहते हैं diseconomies of scale। ओके, ये रहा इसका ग्राफ, ये देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इस पॉइंट से जो इधर का पॉइंट है जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है, ये आपका हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बट क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट वापस से इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू का कंसेप्ट आता है जिसमें एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बात की जाती है। तो एवरेज रेवेन्यू सेम वही चीज़ें हैं जहाँ पे आप पर यूनिट के अकॉर्डिंग क्या निकालते हैं, अपना रेवेन्यू निकालते हैं। दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि कितना रेवेन्यू में चेंज आया और कितना क्वांटिटी में चेंज आया, इसके रेशियो को हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। Is the amount of money that a firm receives from the sale of an additional unit. In other words, it is an additional revenue that a firm receives when additional unit is sold. ये है इस तरीके ग्राफ AR equals to MR, जब आपकी क्या है प्राइस क्या है कांस्टेंट, when your prices are
कांस्टेंट, और जब प्राइसेस आपके चेंज हो जाते हैं तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनता है, AR और फिर ये MR। ठीक है, AR एंड MR, ये रहा इसका रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। AR इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MR इज हायर देन AR। ठीक है, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू से, इसका मतलब क्या है कि आपका एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब आपका AR एक मैक्सिमम पॉइंट पर है, इसका मतलब आपका MR और AR क्या है, इक्वल है। और जब आपका AR फॉल करेगा तो आपका जो MR है वो क्या हो जाएगा, लेस देन AR। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप है जो आप AR MR से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सो इस तरीके से है ये। अब यहाँ पर हमने कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, जैसे कि हमने थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करी। ठीक है, इसमें जो आपके मेन टॉपिक्स आते हैं दैट इज योर रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, यहीं से आपको MCQs देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक आज का छोटा सा कंसेप्ट, और आगे भी अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि मार्केट्स अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है जो कि एक वीडियो में आएगा। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आएंगी, तो 2 वीडियोस आनी बाकी है। उसके बाद आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।